तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज सैटरडे है, शनिवार, और पिछले 2 हफ्तों की तरह आज बारी है हिट एंड मिस की। यानी वो कहानियाँ जो मैंने अपने क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में या तो मिस की या फिर पहले की या फिर कम से कम ऐसा किया कि डांट ना खा पाऊँ। लेकिन आज की जो आपको कहानी सुनाना जा रहा हूँ, मैं खुद ही कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं इसको किस कैटेगरी में रखूँ, क्योंकि नाम तो है हिट एंड मिस, लेकिन इस कहानी के साथ एक अजीब सी चीज़ जुड़ी हुई है कि इसे मैं हिट कहूँ या मिस कहूँ या हिट एंड मिस कहूँ या फिर मिस एंड हिट कहूँ। मतलब हिट भी एक तरह से, इसमें डांट नहीं खाई, वक्त पे ब्रेक किया, लेकिन मिस भी एक तरह से, क्योंकि ये स्टोरी पहले ब्रेक की जा सकती थी और कर सकते थे और बहुत करीब भी पहुंच गए थे हम लोग, लेकिन उतना लंबा सोचा नहीं, तो लेट में इसको हम लोगों ने फिर ब्रेक किया। तो हिट और मिस से अलग है, ये वो कहानी है जो शायद हिट भी है और शायद मिस भी है। कहानी है निठारी की। आप सभी को मालूम होगा, ये कहानी मैंने डिटेल में सुनाई है। दीपक से कहूँगा लास्ट में वो कहानी, आज जिन लोगों ने नहीं सुनी है तो इस कहानी के एंड में उसका लिंक डाल देगा। दिल्ली के करीब नोएडा है और नोएडा में एक सेक्टर 31 में एक जगह है निठारी। इसका पूरा नाम है निठारी गांव। इसकी वजह यह है कि जब ये शहर, ये आबादी बसी, तो उससे पहले यहाँ गांव था, गांव के लोग रहते थे। धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर का कंसेप्ट आया, यानी कि नेशनल, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल रीजन, तो दिल्ली फैलने लगा। तो एक हुआ कि दिल्ली को इस तरह से करें कि नेशनल कैपिटल रीजन बने, ताकि वहाँ के लोगों को आने जाने में सुविधा हो और शहर का दायरा बढ़े। तो फिर गांव धीरे धीरे शहर की शक्ल में तब्दील होने लगा। निठारी गांव वैसे ही था, पहले गांव के लोग रहते थे, फिर धीरे धीरे वहाँ लोगों ने ज़मीन ली, कोठियाँ बनानी शुरू कर दी। तो निठारी का पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो नक्शा है, वहाँ एक तरफ गांव है और सड़क की दूसरी तरफ कोठियाँ हैं। एक तरफ निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, एक तरफ अमीर लोग रहते हैं। कोठियों में बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन सामने जो है वो एक तरह से बस्ती है गांव में, और वो तमाम लोग इसी नोएडा में काम करते हैं। कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई घरों में जाकर काम करते हैं या काम करती है मेट के तौर पर। तो एक गरीबों की बस्ती सड़क के एक तरफ और सड़क के दूसरी तरफ रईसों की कोठी। शायद बहुत कम लोग निठारी का नाम जानते होंगे। 2007 से पहले, मतलब लगभग 16 साल पहले, लेकिन फिर 2007 में ऐसी चीज़ हुई कि देश ही नहीं, पूरे दुनिया ने निठारी का नाम सुना, और निठारी के नाम का एक खौफ भी लोगों के जहन में आया। अपनी क्राइम रिपोर्टिंग में भी ऐसी स्टोरी बहुत कम कवर की जो निठारी ने उगली और निठारी में हम लोगों ने देखा। लेकिन 2007 में ये कहानी जब ब्रेक हुई, उससे पहले ये ब्रेक हो सकती थी, इसलिए मैं हिट और मिस की बात कर रहा हूँ। दिसंबर 2006 की बात है, ये दिसंबर का महीना था, 2006। तब हमारा ऑफिस झंडेवालान में हुआ करता था, कनॉट प्लेस के करीब। 2012 में हम लोग नोएडा फिल्म सिटी में शिफ्ट हुए थे, क्योंकि ये अपनी बिल्डिंग इंडिया टुडे ग्रुप्स की बनी। तब वहाँ हम रेंट पे थे, वीडियोकॉन वालों की वो बिल्डिंग थी, वीडियोकॉन टावर, जिसके अंदर आज तक का दफ्तर हुआ करता था। तो उस वक्त एक दिल्ली आज तक भी था, जो मैंने आपको बताया पहले हुआ करता था। आज तक, दिल्ली आज तक और हेडलाइंस टुडे जो अब इंडिया टुडे हो गया। तो दिल्ली आज तक की एक अपनी पूरी टीम थी, और उस टीम में हमारी एक सहयोगी थी, उनका नाम है प्रमिला दीक्षित। अब वो नहीं है, छोड़ चुकी वो, और बहुत ही होनहार, टैलेंटेड, बहुत अच्छे स्क्रिप्ट लिखने वाली प्रमिला, बहुत जिंदा दिल इंसान, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट। और प्रमिला की एक दूसरी पहचान ये है कि प्रमिला रोहित सरदाना की वाइफ, रोहित सरदाना से शादी की थी, दोनों की 2 बेटियां हैं। और रोहित सरदाना के बारे में आपको पता ही है, कोरोना के काल ने रोहित को हम सबसे छीन लिया, कोरोना की वजह से उनकी मौत हो गई थी। तो तब रोहित जी में हुआ करते थे और प्रमिला हम लोगों के साथ आज तक में। और प्रमिला दिल्ली गवर्नमेंट और ये जो तमाम लोकल, जैसे क्राइम रिपोर्टर नहीं थी, लेकिन बाकी सारी बीट कवर किया करती थी। तो उसी सिलसिले में कुछ उसके सोर्सेज ने बताया कि नोएडा में कुछ बच्चे गायब हो रहे हैं।
कई लोगों का फ़ोन आया कि मदद कीजिए, पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हमारी टीम में जो है प्रमिला, उसको ये बात पता चली कि नोएडा में कुछ लोग हैं और बच्चे गायब हो रहे हैं, तमाम गरीब घरों के बच्चे हैं। अच्छा, एक ये भी होती, बहुत बार गलती होती है हम लोगों का कि एक कोई बड़े नामचीन हस्ती का कोई बच्चा गायब हो जाए तो पूरी मीडिया टूट पड़ती है, OB मैन, लाइव, पुलिस को लानत देना, सब हम शुरू हो जाते हैं। गरीबों की बस्तियों में बच्चे गायब हो रहे हैं तो शायद हम उतना ध्यान नहीं देते। ये एक सच्चाई और कड़वी सच्चाई है। शायद ये भी है कि हटाओ क्या है, कौन सी TRP आएगी, बच्चे गए होंगे, आ जाएंगे। एक और सोच ये भी है कि गरीबों की बस्तियों में बच्चे अक्सर अपने मन से इधर-उधर भाग जाते हैं, फिर लौट आते हैं। तो इन सारी चीज़ों ने उस वक्त प्रमिला के पास बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे थे और आखिर फिर उसने भी संवेदना दिखाई और एक रिपोर्ट फाइल की। दिल्ली आज तक में वो गई, आज तक पर नहीं गई थी, कि नोएडा में कुछ बच्चे जिनकी उम्र 5 साल, 8 साल, 9 साल, 12 साल, 13 साल पिछले कई महीनों से रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। उधर पुलिस का ये कहना था कि इस इलाके के बच्चे अक्सर कहीं चले जाते हैं, कुछ दिन बाद लौट आते हैं। तो फिर ये हुआ कि शायद अच्छा कुछ बच्चे वाकई जो गायब हुए थे कई बार लौट आते थे, भाग कर चले गए, माँ बाप ने मारा, पीटा, डांटा, गुस्से में चले गए, फिर लौट आए। तो प्रमिला ने ये स्टोरी फाइल कर दी। उसके बाद हम सब इस स्टोरी को भूल गए। वक्त बीता, उधर जिनके बच्चे गायब हो रहे हैं वो लगातार पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं, निठारी चौकी जा रहे हैं कि हमारे बच्चे गायब हो रहे हैं, कुछ कीजिए। पुलिस वालों का रवैया वही जो शायद हम मीडिया वालों का था, तो ध्यान नहीं दिया किसी ने और ये हुआ कि ये नॉर्मल बात है, बच्चे आ जाएंगे। 7 मई 2006, ये दिसंबर की स्टोरी फाइल की, उससे पहले मई के महीने की बात आपको बताता हूँ। कई बच्चे गायब हो गए, लेकिन तभी 7 मई को एक लड़की गायब हुई जिसका नाम था पायल, और पायल की उम्र थी 16-17 साल। निठारी की उस बस्ती से गांव होने वाले जितने गांव में जो बच्चे गायब हुए थे उनमें सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा उम्र की पायल थी। 17-18 साल उम्र अच्छा खासा उम्र होता है, एक लड़की बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रखती है। पायल के पिता का नाम था नंदलाल। जब पायल गायब हुई तो नंदलाल अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढते रहे, पायल का कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर वो पुलिस स्टेशन पहुंचे, निठारी चौकी की, बेटी गायब हो गई है, ढूंढिए। पुलिस वालों ने कहा ठीक है, कहीं चली गई होगी, टरका दिया। अब वो इधर उधर ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, पुलिस कुछ कर नहीं रही है। तभी नंदलाल ने खुद तय किया कि हम अपने आप बेटी को ढूंढते हैं। घर से पता किया कि पायल कितने बजे निकली थी, पता चला शाम को निकली थी। कैसे गई थी, पता चला एक रिक्शे से गई थी। अच्छा, इस बस्ती में रिक्शे वाले और इन तमाम लोग एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि रिक्शे वाले का भी घर वहीं होता है, वो सब वहीं रहते हैं। तो अब नंदलाल ने उस रिक्शे वाले को ढूंढा, उससे पूछा कि पायल तुम्हारे साथ गई थी, तुमने कहाँ छोड़ा? उसने कहा मुझे मालूम है, मैंने उसको छोड़ा और उसने मुझे पैसे भी नहीं दिए। उसने बोला क्या हुआ था? उसने कहा चलो मैं बताता हूँ कहाँ छोड़ा। अब उसने नंदलाल उस रिक्शे पे बैठा जिस रिक्शे पे कभी पायल बैठी थी और गायब हो गई, कभी घर नहीं लौटी। नंदलाल को वो रिक्शे वाला निठारी की एक कोठी के सामने ले जाकर रिक्शा रोकता और कहता है मैंने यहीं रिक्शा रोका और पायल मेरे सामने उतर कर इस कोठी में गई थी। कोठी का नंबर था D5। तो उसने कहा, पूछा फिर क्या हुआ? उसने कहा जब मैंने रिक्शा रोका और उस दिन पायल उतरी तो उसने कहा कि आप रुको, मैं अभी पैसे देती हूँ अंदर से आकर। मैं बाहर खड़ा रहा, काफ़ी देर हो गई, पायल बाहर नहीं आई और मैं उसी कोठी के सामने खड़ा हूँ क्योंकि मेरा मतलब है मुझे वो पैसे दे तो मैं आगे जाऊँ, पर दूसरी सवारी भी नहीं उठा रहा हूँ। काफ़ी देर हो गई, जब पायल नहीं आई तब मैंने घंटी बजाई उस कोठी की। तब अंदर से एक शख्स आया जिसका नाम बाद में पता चला कि उसका नाम सुरेंद्र कोहली है। तो मैंने उससे पूछा कि अंदर एक लड़की गई, उसने मेरे रिक्शे का किराया नहीं दिया, पैसे लेने के लिए मैं खड़ा हूँ। तो उसने कहा नहीं अंदर तो कोई नहीं आई। उसने कहा मैं तो यहीं खड़ा हूँ। तो उसने बोला हो सकता आई हो तो चली गई हो क्योंकि मैं दूसरे कमरे में था। तो उसने कहा अंदर से कोई निकला भी नहीं है। उसका ये कहना था कि मेरे सामने पायल अंदर गई और वो बाहर नहीं आई, पर सुरेंद्र कोहली ने उसको भगा दिया। उसने कहा कि नहीं तुम्हारी शायद तुम्हारा ध्यान इधर उधर हो, उसी बीच में वो निकल गई होगी। अब ये बात उसने नंदलाल को बताया, पायल के पिता को, कि ये कोठी थी यहीं पर छोड़ा, वो अंदर से आई नहीं, पैसे दिए नहीं और मैं खड़ा रहा। फिर लास्ट में मजबूर होकर जब सुरेंद्र कोहली ने कहा कि यहाँ नहीं है अंदर घर में कोई, मैं अकेला हूँ, तो मैं लौट गया। अब इसके बाद नंदलाल ने कहा कि ये मसला क्या है। फिर उस इलाके में कई बच्चे और गायब हो चुके थे तब तक, 12-14।
उसने कहा कि अब चलो उन बच्चों से भी, चूँकि सब एक ही बस्ती में रहते थे, जिनके बच्चे गायब थे उनके माँ बाप से मिला। उसने कहा हमारा बच्चा खेल रहा था, हमारा बच्चा यहाँ गया था। छोटी छोटी उम्र थी, 5-5, 6-6 साल की। जब सारे पेरेंट्स से बात की नंदलाल ने, तो एक अजीब सी कॉमन चीज़ उस बातचीत में निकल कर आई, और वो ये कि सारे बच्चे D5 कोठी के सामने से ही गायब हुए। आखिरी बार जितने चश्मदीदों ने देखा उसको D5 के सामने ही देखा। अब पायल को भी रिक्शा वाले ने वहीं देखा था, तो पायल भी वहीं गायब हुई। ये बात खटकी। अब नंदलाल फिर पुलिस चौकी के पास गया। जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो नंदलाल कर रहा था, पायल का बाप। लेकिन पुलिस फिर भी तैयार नहीं हुई। अब वो मीडिया से मदद मांगने लगा। उसी दौरान में फिर प्रमिला दीक्षित ने एक स्टोरी फाइल की, लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने फॉलोअप नहीं किया। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। हमें ये भी पता नहीं कि नंदलाल इधर कर क्या रहा है। बाद में पता चला कि नंदलाल बार बार पुलिस के चक्कर काटने के बाद, और उसने जाकर बताया D5, तो पता चला कि जो चौकी का इंचार्ज बीट अफसर है, इस D5 का एक मालिक है जिसका नाम है मुनिंदर सिंह पढ़ेर। उसके घर अक्सर आता जाता है, कोठी में बैठता है, पार्टी करता है, एक तरह से दोस्ती है। तो दोस्त के खिलाफ पुलिस वाले क्या एक्शन लेंगे? पुलिस टरकाते रहे। नंदलाल हार गया। उसके बाद अब बेटी को तलाशना भी ज़रूरी है। इधर उधर लोगों से उसने मदद मांगी। कुछ शरीफ लोग मिले, उससे अच्छे लोग मिले। उन्होंने कहा पुलिस FIR दर्ज नहीं करे, तू एक काम कर, कोर्ट पहुंच जा। अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच गया। उसने कहा मेरी बेटी गायब है मेरे मोहल्ले से, और बच्चे गायब हैं, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही, उन्हें ढूंढ नहीं रही, आप मदद कीजिए। कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया, पुलिस को ढूंढो। लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। नंदलाल, इधर टाइम बीतता जा रहा है, कई और बच्चे गायब हो गए। हार कर नंदलाल अब पहुंच गया हाई कोर्ट। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने मदद की। हाई कोर्ट में जब वो पहुंचा तो हाई कोर्ट को उसने जब सारी कहानी बताई, सारे बच्चों के पेरेंट्स जो गायब थे उनके माँ बाप के सिग्नेचर लेकर गया और कहा कि हमारे इतने बच्चे गायब हैं और पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, पुलिस कुछ कर नहीं रही। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहली बार नोएडा पुलिस को ऑर्डर दिया कि इस मामले में आप फ़ौरन FIR दर्ज करो और इस मामले की तफ्तीश करो। अब चूँकि हाई कोर्ट का ऑर्डर था, पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको टाल सके। मजबूरन अब पुलिस FIR दर्ज करती है, और इसके बाद अब सारे जो गुमशुदा बच्चों के पेरेंट्स थे उनसे एक कर पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है और जब कहानी आती है कि हर बच्चा लास्ट जो देखा गया D5 कोठी के सामने, अब कोई और क्लू तो है नहीं। मजबूरन पुलिस ने ये तय कर लिया कि ये मामला D5 से कहीं मिलता जुलता है। 30 और 31 दिसंबर की रात थी जब पुलिस ने तय किया कि D5 कोठी के अंदर जाकर तफ्तीश करते हैं कि आखिर इन गुमशुदा बच्चों का राज क्या है, रहस्य क्या। पुलिस की एक टीम D5 कोठी में जाती है, तफ्तीश करती है। जो गुमशुदा बच्चे हैं उनके कुछ लोग भी साथ में हैं। पूरी कोठी छान मारते हैं, उन्हें कोठी से एक भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे उस कोठी के ऊपर कोई शक हो। न गुमशुदा बच्चों के कोई कपड़े, न बस्ते, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, न जूता, न चप्पल। और पूछताछ करके पुलिस निकल आती है। पुलिस को लगता है कि एक वहम है, कि इत्तेफाक हो सकता है, क्योंकि D5 कोठी के सामने सड़क जो है थोड़ी चौड़ी है, तो यहीं पे खेल रहे होंगे। बट इस कोठी का उस बच्चों की गुमशुदगी से कोई लेना देना नहीं है। अब पुलिस FIR तो दर्ज कर ली, कोठी तक भी पहुंच गई, लेकिन कुछ मिला नहीं। हाथ पर हाथ धर के बैठ गई। लेकिन अब पुलिस के वहाँ आने से उस इलाके के जो लोग थे और जिनके बच्चे गायब हुए थे, उनका थोड़ा हौसला बढ़ा कि कम से कम इतनी मेहनत के बाद पुलिस कोठी तक तो गई, लेकिन वहाँ से मिला नहीं। उन्होंने कहा चलो हम भी तफ्तीश करते हैं। उसी बस्ती में रहने वाला एक शख्स कोठी के अंदर तो नहीं गया, अब वो कोठी के पीछे से जाकर तफ्तीश शुरू करता है। जो पूरी कोठी लाइन से बनी हुई है, D5 निठारी जिसमें एक है, निठारी में उन सब का ये कि फ्रंट पे सड़क है और बैक साइड में नाला है, और हर एक ने बैक साइड में लोहे की ऊंची ऊंची जाली लगा रखी है घरों के, ताकि कोई चोर उचक्का घर में ना घुस जाए, कोई जानवर अंदर ना आ जाए। तो बड़ी बड़ी जालियां हैं, पीछे से जालियों से वो कोठियाँ सारी ढकी हुई हैं, और उन जालियों के साथ और उन तमाम कोठियों की दीवारों के साथ पीछे एक लंबा सा नाला है जो गहरा है, और वो तमाम कचरा जो है उन्हीं नालों से फिर मिलकर बड़े नाले में मिलता है। तो एक शख्स पीछे गया। अब उसने चारों तरफ देखना शुरू किया। उसने नाले में भी झाँका। नाले में झाँका तो उसे अजीब सी चीज़ दिखाई दी। उसने देखा कि नाले का पानी बहुत ज़्यादा पानी नहीं था, गंदा पानी।
पर उसने देखा कि पीछे के नाले में बहुत सारे पॉलीथीन हैं छोटे छोटे। पहले उसे लगा कि हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कोठियों में रह रहे हैं, छत पर गए, उन्होंने कूड़ा पॉलीथीन में डाला और नीचे फेंक दिया। बट उसने कहा कोठी वाले सारे कूड़ा पीछे पॉलीथीन में डाल के फेंकें, ये भी अजीब है। फिर भी उसे समझ में नहीं आया, ना उसे कोई शक हुआ। उसने ये बात निठारी पुलिस चौकी में तैनात एक सिपाही को बता दी। उसने कहा कोठी के अंदर तो कुछ नहीं मिला, पर मुझे कोठी के पीछे नाले से ऐसी सी चीज़ें मिल रही हैं। अच्छा, उस वक्त तक अब चूँकि पुलिस गई, गुमशुदगी आई, तो फिर हम सारे मीडिया वाले जागे। अब हम लोगों ने उसको कवर करना शुरू किया कि बच्चे गायब हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, पुलिस की टीम लाव लश्कर के साथ एक कोठी में पहुंची है, कोठी का मालिक ये है। तो अब यहाँ क्या हुआ कि अब तक जो खबर गरीबी और गरीब लोगों की वजह से दबी हुई थी, गरीब की बस्तियों से दबी हुई थी, एक कोठी ने उस खबर को जिंदा कर दिया। क्योंकि कोठी अप मार्केट चीज़ें हैं, कोठी में अमीर लोग रहते हैं, ये कड़वी सच्चाई है। तो अब हाई कोर्ट का ऑर्डर, एक कोठी के अंदर पुलिस की तलाश, खबर ठीक ठाक। अब सारे चैनल और अखबार वाले लग गए। अब गिनती शुरू हो गई कि 18, 20, 22 बच्चे गायब हैं, इतने 1 साल से गायब हो रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठी है। कोर्ट ने कहा तब भी कुछ नहीं किया, अब हाई कोर्ट का ऑर्डर है तब भी उसे कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं वो कोठी के मालिक से अपने तरीके से पूछताछ करती है? फिर आया कि कोठी के मालिक और पुलिस की दोस्ती है, इस केस में कुछ नहीं होगा। हर तरह से अब खबरें जो हैं चलने लगी। लेकिन कहीं ना कहीं इन खबरों का असर हुआ। वो ये कि पुलिस को भी लगा कि मीडिया जो है इस खबर पर उसकी नज़र है। लेकिन अब तक मिला नहीं है। उसे एक शख्स जिसने पीछे नाले में देखा, उसने एक सिपाही को बताया। सिपाही को पता है कि अब ये मीडिया में खबरें, उसने अपने सीनियर अफसरों को बताया। इसके बाद पुलिस की एक टीम पहुंची। अब कोठी के अंदर तो तलाश कर चुकी थी, पीछे पीछे जाती है तो वहाँ सचमुच पॉलीथीन का अंबार। इसके बाद स्वीपर को बुलाया जाता है, तमाम पॉलीथीन को निकाला जाता है। जो पहली पॉलीथीन निकली उसके अंदर एक इंसानी हाथ था। ये देखते ही हर एक का दिमाग चकरा जाता है। अब हर पॉलीथीन को खोलते हुए मन के अंदर एक डर कि इसके अंदर से क्या निकलेगा। और इत्तेफाक से जैसे जैसे पॉलीथीन खुलती गई, उसके अंदर से इंसानी अंग मिलते गए, हाथ, पैर, शरीर के बाकी अंग, किसी में सर। 40 ऐसे पैकेट मिले पॉलीथीन के जो उस नाले के अंदर थे, और उन 40 पैकेट्स में इंसानी अंग थे, और वो सारे बच्चों के थे, छोटे छोटे। अब जैसे ही ये खबर आई फिर क्या था, हम तमाम न्यूज़ चैनल के ओबी वैन, तमाम एक एक चैनल से 5-5 रिपोर्टर, कोई कोठी के अंदर, कोई कोठी की छत पे, कोई नाले की तरफ, कोई बस्ती में। अब शुरू हो गया वो सब हम लोगों का जो कायदे से 6 महीने पहले करना चाहिए था। अब जब शुरू हुआ तो लखनऊ तक खबर पहुंची। स्टेट सीएम हड़कंप मच गया कि इतने बच्चों को इस तरह से मारकर एक शहर की बस्ती के पीछे फेंका जा रहा है और किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ। वो तो एक शख्स अपनी बेटी को तलाशने के लिए जब इतनी लड़ाई लड़ा, तब जाकर पुलिस जागी। काश पुलिस पहले हरकत में आ जाती तो बहुत सारे बच्चों को जान बच जाती। अब ये सारी चीज़ें सारे एंगल पे स्टोरी शुरू हो गई। अब पुलिस की भी भत पिटी, सरकार ने भी फ़ौरन इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। अब सीबीआई की टीम आई, नाले में पानी डाला गया, एक एक नाले के कोनों को खंगाला गया कि कुछ और मिले। बट आखिरकार गिनती 40 पैकेट पर ख़त्म हुई। उन 40 पैकेट में इंसानी अंग थे। अब चूँकि सीधे निशाने पर D5, इसके बाद फॉरेंसिक टीम, सीबीआई की टीम वापस उस D5 के अंदर एंट्री मारती है। फिर वहाँ किचन से उन्हें कुछ इंसानी खून, कुकर के अंदर से कुछ इंसानी अंग के, वो जो फॉरेंसिक साइंस मेयर की रिपोर्ट आई फॉरेंसिक की, वो मिली। तो ये साबित हो गया कि इस कोठी का उन गुमशुदा बच्चों और पॉलीथिन में मिले उन बच्चों के लाश के अंगों का आपस में रिश्ता है। इसके बाद कोठी के नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया गया, मालिक मुनिंदर सिंह पढ़ेर को गिरफ्तार किया गया। पूरे निठारी गांव में मातम पसर गया। जिन माँ बाप को अब तक ये था कि बच्चे कहीं इधर उधर चले गए, लौट आएंगे, उनकी उम्मीदें ख़त्म हो गईं। और अब पुलिस ने इस मामले में, सीबीआई ने केस दर्ज किया, गिरफ्तारी हुई। फिर जो कहानी थी वो आपको डिटेल में बताया ही पहले भी कि चूँकि पढ़ेर पंजाब का रहने वाला था, वो दिल्ली आया, दिल्ली में उसने एक कोठी ली। कभी कभी परिवार उसका रहता, बेटा विदेश में था,
बट वो कभी ऑस्ट्रेलिया से आता या कभी बाहर से आता, तो 1-2-3 दिन कोठी में रहता, कोठी में अय्याशी करता, प्रोस्टिट्यूट्स को बुलाता, और इस कोठी को देखभाल के लिए एक नौकर की ज़रूरत थी। एक कर्नल दोस्त था मनिंदर सिंह पंढेर का, उस कर्नल के घर में एक कुक था, उसका नाम था सुरेंद्र कोहली, जो अल्मोड़ा उत्तराखंड का रहने वाला था। वो कर्नल साहब के यहाँ खाना बनाता था। सुरेंद्र कोहली की इमेज बड़ी अच्छी थी कर्नल साहब की नज़र में। फिर पंढेर साहब ने कहा कि मुझे अपनी कोठी की देखभाल की ज़रूरत है, कोई भरोसे का आदमी बताओ। कर्नल साहब ने कहा ये सुरेंद्र कोहली पहाड़ी है, बहुत शरीफ है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब चूँकि वो रहते भी नहीं थे, बहुत महीने में 1-2 बार आते थे पंढेर साहब, तो कोहली को रख लिया गया। अब कोहली को रखने के बाद पंढेर का जो असली रंग था वो कोहली ने देखना शुरू किया। जब वो आता पंढेर यहाँ तो रुकता, लड़कियाँ बुलाता, और ये सारी चीज़ें कोहली देखता। कोहली को अजीब सा लगता ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर ये था कि वो इम्पोर्टेंट था, कुछ कर नहीं पाता था, तो अब कैसे वो अपने अंदर के हैवान को रोके। तो इन्हीं चक्करों में फिर उसने कुछ बच्चों को, पहले जो बाहर खेलते थे कोठी के, उनको टॉफ़ी या चॉकलेट या बिस्किट देता और अंदर बुलाता, उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता। फिर उसे लगता कि ये बाहर जाकर मुंह खोलेंगे, गला दबा कर मार देता। फिर किसी ने उससे कहा था कि अगर बच्चे या इंसानी अंगों का कुछ ख़ास टुकड़ा खाओगे तो उससे तुम्हारी ताकत आएगी। तब उसने 1-2 बार ये एक्सेप्ट जो किया, हालांकि कहानी में बहुत सारी है कि उसने हर एक के साथ किया, लेकिन ये था, उसने कहा कि उसने 1-2 बार इंसानी अंगों को काट कर कुकर में बनाकर खाने की कोशिश की थी। तो ये सारी कहानी आई और पंढेर वो दोनों पकड़े गए। पंढेर ने एक्सेप्ट किया, लेकिन पंढेर ने कहा कि मेरे सामने कभी कोई कत्ल नहीं हुआ था। और पायल जो है, पिछली बार कहानी में बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि कोठी के अंदर गई क्यों थी, तो असल में पायल को पहले भी कई बार पंढेर ने बुलाया था, और जब पंढेर पहुंचता था इस कोठी पे बाहर से, तो सुरेंद्र कोहली को कहा करता था कि मैं आ रहा हूँ, आज शाम को तुम इंतज़ाम करके रखना। तो उनमें से एक पायल भी थी। तो उन दोनों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में पंढेर को ज़मानत पर छोड़ दिया गया, क्योंकि डायरेक्ट किसी भी कत्ल के वक्त उसकी मौजूदगी उस कोठी में साबित नहीं हो पाई। जब हुआ तब पंढेर नहीं था उस कोठी में। इवन जब पायल का कत्ल हुआ तो पंढेर जा चुका था। फिर इसने पायल को बुलाया था अलग से कोहली ने, और उसके बाद उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, फिर उसे ही मार डाला। तो इसके बाद मामला चला। चूँकि पंढेर का ये था कि उसने एक तरह से बढ़ावा दिया, लेकिन इन बच्चों के गायब होने और उसमें अभी तक तो साबित नहीं हुआ, अभी भी हालांकि कोर्ट में केस है। कुल मिलाकर ये मामला अब भी कोर्ट में है। 2007 आज है, करीब 16 साल हो गए। देश का इकलौता ऐसा मामला है जिसमें सुरेंद्र कोहली को इन 16 सालों में 14 फांसी हो चुकी है, 14। चूँकि गुमशुदा बच्चों की तादाद 20 से ज़्यादा है। अलग अलग केस का ट्रायल चल रहा है। तो उसमें जो पायल थी उसका भी फैसला हुआ, उसमें भी उसे सजाए मौत मिली है। लेकिन मनिंदर सिंह पंढेर को अभी तक किसी एक में भी फांसी की सज़ा नहीं मिली। तो 14 फांसी मिल चुकी है सुरेंद्र कोहली को। एक मौका ऐसा आया था जब उसको मेरठ की जेल में फांसी होनी थी, लेकिन रात को कुछ वकील पहुंच गए ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो अभी लास्ट जो अपडेट है वो ये कि 14 फांसी हो चुकी है, बाकी केस का फैसला होना है। लेकिन फांसी बेशक 14 बार उसको देने का हुक्म आ चुका है, मतलब 14 बार अलग अलग 14 केसेस में फांसी हो चुकी है, लेकिन अभी तक फांसी का इंतज़ार है कि वो कब चढ़ेगा। हालांकि ये भी एक अजीब है कि उसको 14 हो या 20 बार फांसी की सज़ा हो, एक ही फांसी में उसको मरना है। तो अब अपना अपना न्यायिक जुडिशल सिस्टम भी है। अब ये सही या गलत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक मजाक भी है कि आप अलग अलग केसेस की सुनवाई चल रही है और उसको 14 केस में अब तक फांसी हो चुकी है, और ये भी पता है कि उसको फांसी पे चढ़ाना एक ही बार है, क्योंकि मरना उसको एक ही फांसी में है। तो अब आगे अभी कितना जाएगा मामला मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, इस दौरान इस केस में एक और नया मोड़ आया। जिस पायल के पिता नंदलाल ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जब पुलिस ने हाथ खड़े कर लिए तो कोर्ट गया, फिर हाई कोर्ट गया, वही नंदलाल हाल के वक्त में कोर्ट में अपने बयान से पलट गया। मतलब एक तरह से उसने कोहली
और मनिंदर सिंह पंढेर के फेवर में बयान दिया। और अपने बयान और अपनी गवाही से जब वो पलटा तो अब ये था कि सारा केस, जिस केस के लिए वो अदालत तक भाग रहा था, अब जब फैसले की घड़ी आ रही है सारी, तो वो कह रहा कि नहीं, मैंने D5 और ये इन लोगों को कोई मतलब नहीं, जानता नहीं हूँ। और उसके इस पलटने के सबूत मिल गए कि ये झूठ बोल रहा है। तो अदालत ने नंदलाल को 3.5 साल कैद की सज़ा और 10,000 रुपये का जुर्माना सुना दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम अपने पहले के बयानों से मुकर रहे हो और पलट रहे हो। तो उसको सज़ा सुना दी गई है। सुरेंद्र कोहली अभी भी फांसी का इंतज़ार कर रहा है। मनिंदर सिंह पंढेर ज़मानत पर अभी बाहर अपनी ज़िंदगी काट रहा है। कब फांसी होगी, नो आइडिया। लेकिन ये हिट मिस या हिट और मिस दोनों, जो मैंने आपको शुरू में कहा, इस कहानी को लेकर सिर्फ एक अफसोस रहता है कि काश अगर जब शुरुआत में पेरेंट्स परेशान थे, जिनके बच्चे गुम हो रहे थे, अगर उस वक्त मीडिया थोड़ा सा अटेंशन देती, थोड़ा सा इस केस पे लगती, तो शायद सुरेंद्र कोहली भी डरता कि यहाँ मीडिया के लोग आ रहे हैं, बच्चों की तलाश शुरू हो चुकी है, कभी उस तक भी लोग पहुँच सकते हैं, तो वो डरता। और क्या पता कई बच्चों की जान बच जाती, वो गुम ना होते, मारे ना जाते। तो इसीलिए इसको मैं हिट बोलूँ, मिस बोलूँ, या हिट एंड मिस दोनों बोलूँ, या सिर्फ मिस बोलूँ, कंफ्यूज हूँ। तो इस कन्फ्यूज़न को आप ही दूर कर देंगे तो बेहतर होगा। और जिन लोगों ने ये पूरी कहानी सुनी है, तो लास्ट में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।